नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने झूठ से विपक्ष को परेशान कर दिया है। हर दिन वो ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि उसी के खंडन में विपक्ष की सारी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऊर्जा और बढ़ जाती है। वे एक झूठ बोलने के बाद दूसरे झूठ की तैयारी में लग जाते हैं। उनके झूठ के आगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ महाघोटाला अब बहुत पीछे छूट चुका है। इतना बड़ा घोटाला और इतनी जल्दी लापता हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया झूठ बोला है जिसमें भैंस आ गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस इतनी भैंसें रखेगी कहां? अगर कांग्रेस के पास इतनी भैंसों को रखने का आइडिया है तो बीजेपी उसे तुरंत चुरा ले और सांडों को उस आइडिया के हिसाब से रख ले जिनसे यूपी की जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा है कि वह आपकी भैंस खोलकर ले जाएगी, मगर प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से कौन रोक सकता है? भैंसों को भी पता है कि पीएम ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसलिए वे भी ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस को परेशान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कौन सा झूठ जनता के बीच पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। 2019 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है जिसमें बताया गया है कि भारत में भैंसों की कुल संख्या 11 करोड़ है। इस हिसाब से कांग्रेस अगर एक भैंस खोलकर ले गई, 50% भैंसें खोलकर ले गई, तो 5.5 करोड़ भैंसों को खोलकर ले जाएगी और रखेगी कहां? कांग्रेस को ही नहीं, इस वीडियो में दिख रही सभी भैंसों को भी पीएम से यही क्वेश्चन करना चाहिए कि 5 करोड़ भैंसें कहां रखी जाएंगी? इस तबेले से उठाकर कांग्रेस हमें कहां ले जाएगी? भैंसों का चारा महंगा हो गया है, यह मुद्दा नहीं है। भैंसें भी सोच रही होंगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये सारी भैंसें इंडिया की हैं। बिहार नामक प्रांत के एक शहर के तबेले में आराम फरमा रही थीं। इस तबेले में कोई भी टीवी चैनल नहीं आता है। कांग्रेस की सरकार बनसे तो તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપિયા લઈ લેશે। 55% ટેક્સ નાખશે, એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો, તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા। આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહેશે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। दुनिया में नेता तो बहुत हुए हैं भी, लेकिन मेन नेता 2 ही हैं जिनके झूठ की गिनती चलती रहती है। सुदूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस दौरान इतना झूठ बोल रहे हैं कि वहां भी बहुत बुरा हाल है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, वॉशिंगटन पोस्ट ने 2021 में गिनती कर बताया कि अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले, औसतन रोज 21 झूठे दावे किए। ट्रंप का झूठ अब भी गिना जा रहा है। अभी एक दिन पहले सीएनएन के पत्रकार डैनियल डेल ने लाइव टीवी पर ट्रंप के झूठों की गिनती कर भंडाफोड़ किया है। ट्रंप ने बेबुनियाद दावे किए हैं कि 2020 का चुनाव असल में वही जीते थे और डेमोक्रेट पार्टी ने चुनावों में धांधली की। ट्रंप ने बोला कि उन पर कुख्यात गैंगस्टर अल कपोन से भी ज्यादा बार अभियोग चलाया गया है, जबकि यह भी झूठ है। झूठ बोलने के लिए ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह 1930 के दशक तक चले जाते हैं, लेकिन भैंस और बाजरे के स्तर पर आते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं। अमेरिका में गर्भपात की बहस का लंबा इतिहास रहा है। इस पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलता जुलता एक झूठ बोला है कि गर्भपात ना हो पाया तो डेमोक्रेट पार्टी बच्चे के जन्म के बाद भी उसे मारने का विकल्प देगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है। प्रधानमंत्री भारत में झूठ मुसलमानों की आबादी को लेकर करते हैं, उनके बच्चों को लेकर करते हैं। कितना अच्छा होता कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी किसी टीवी चैनल पर लाइव आ जाते, रवीश कुमार ऑफिशियल पर ही आ जाते। दुनिया देखती कि दोनों में से सबसे ऊंचा कौन फेंकता है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। झूठ झूठ होता है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन मोदी और ट्रंप के झूठ में काफी अंतर पाया है। यह रिसर्च आपके लिए है। ट्रंप का झूठ इंग्लिश में होता है, मोदी का झूठ हिंदी में होता है। ट्रंप का झूठ चुनावी धांधली, आईसीस, सरकारी कानून, सेना के आधुनिकीकरण के बारे में होता है। मोदी का झूठ मंगलसूत्र, दीवार, भैंस, बाजरे पर होता है। अपना अपना लेवल है। ट्रंप के झूठ का बैड लक है, मोदी के झूठ का गुड लक है। ट्रंप के झूठ का बैड लक यह है कि बोलते ही अमेरिका के पत्रकार चैनल गिनने लग जाते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि देखो देखो फिर झूठ बोला। मोदी के झूठ का गुड लक यह है कि बोलते ही ज्यादातर अखबार छापने लग जाते हैं और गोदी चैनल दिखाने लग जाते हैं। उनमें कहने का साहस ही नहीं कि प्रधानमंत्री का यह बयान झूठों से भरा है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उनका झूठ पीएम के बयान के नाम पर शब्दशः छप जाता है और वोटर के बड़े वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। आपने कौवा कान ले गया की कहावत सुनी होगी। हंगामा है कि सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है, सारे लोग वहीं जुटे हैं। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ की खोज कर रहे हैं, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम अपने भाषणों में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जो झूठ बोले हैं उस पर आप हमारा वीडियो देख चुके हैं, फिर से देखिए और लोगों को दिखाइए, तब जाकर इस वीडियो का महत्व आपको समझ में आएगा। मुस्लिम लीग से लेकर मंगलसूत्र वाला झूठ प्लीज आप जनता को बताइए। 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते।
ये 4 चीज संभव है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस तो चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रही है। हमने उस झूठ को अपने वीडियो में पकड़ा, लेकिन अब उस झूठ का और विकास हो गया है। प्रधानमंत्री ने पहले गुजरात में और अब फिर से महाराष्ट्र के धाराशिव की सभा में कह दिया कि कांग्रेस 272 सीटों पर लड़ ही नहीं रही है, तो सरकार कहां से बनाएगी। हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। अब इस झूठ के आते ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कैसे चुप रह सकते थे? बोलते नहीं तो प्रवक्ता कैसे रह सकते थे? उन्होंने तुरंत वीडियो बनाया, ट्विटर पर डाल दिया कि कांग्रेस 326 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भाषण में कहा कि पूरे देश में इकलौती पार्टी जो 272 सीटों पर लड़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, और कहा कि कांग्रेस तो 272 पे लड़ ही नहीं रही तो सरकार कैसे बनाएगी। प्रधानमंत्री जी, हमें ये तो मालूम था कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, ये नहीं मालूम था कि आपने एंटायर मैथमेटिक्स में भी डिग्री ली है। जनाब, 326 सीटें कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप थक चुके हैं, आपकी टीम थक चुकी है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में झूठ की संख्या बढ़ानी शुरू की है, तब से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा अब पीछे छूटती जा रही है। गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख देने की बात हो, या 1 साल की अप्रेंटिसशिप देकर युवाओं को 1 लाख देने की बात हो, या महिलाओं के लिए केंद्रीय नौकरियों में 50% पदों के आरक्षण की बात हो, सब पीछे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों पीछे रहते? जेपी नड्डा के झूठ से भी कांग्रेस परेशान हो गई है। जयराम रमेश तो पूरी किताब लेकर वीडियो कैमरे के सामने बैठे नजर आए, झूठ का पर्दाफाश कर रहे थे। वैसे तो जेपी नड्डा जी जगत प्रकाश नड्डा के नाम से जाने जाते हैं, पर लगता है प्रधानमंत्री की बीमारी उनको लग गई है और वो झूठ प्रचार नड्डा बन गए हैं। अभी अभी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है समता को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, आर्थिक विषमताओं को लेकर, यह माओवादी सोच है। इससे और बड़ा झूठ नहीं हो सकता। यह भारत का संविधान है, अंबेडकर का संविधान, और इस संविधान में अगर नड्डा जी देखें अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, उनको पता चल जाएगा कि जो आर्थिक विषमताओं की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात कर रही है, वो कोई माओवादी सोच नहीं है, वो संवैधानिक सोच है, संविधान के विचार है, मूल विचार है, संविधान का सिद्धांत है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सिद्धांत है। और मैं एक ही मिसाल दूंगा, अनुच्छेद 39 ग क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्रण न हो। अंग्रेजी में कह दूं, आर्टिकल 39 बी क्या कहता है? ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आर्थिक विषमता बहुत बड़ी चिंता है, गंभीर चिंता है। 21 अरबपतियों के पास पिछले 10 साल में इतना धन इकट्ठा हो गया है तो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। यह भैंस का सवाल नहीं है, यह अरबपतियों के धन का सवाल है। हमने आपको अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की 2 कैटेगरी बताई, स्टैंड अलोन झूठ और एक क्रमशः विकसित होने वाला झूठ। एक नई कैटेगरी और जुड़ गई है, छीनने वाला झूठ। कांग्रेस क्या क्या छीन लेगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी अलग से झूठ बोल रहे हैं। जैसे मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, फ्लैट छीन लेगी और अब नौकरी छीन लेगी। जिस प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगता है कि उनके 10 साल के दौरान लाखों युवाओं की नौकरियां छिन गईं, नौकरियां मिली ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, उन्होंने अपने झूठ की छतरी इस तरह खोल दी है कि बेरोजगारी के बादल अब नजर ही नहीं आ रहे। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग
उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी इतने झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे टाइम निकालकर उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में पत्र लिख रहे हैं। पत्र काफी लंबा लिख रहे हैं। खड़गे ने लिखा है कि एक झूठ को 1000 बार बोलने से सच नहीं बन जाता है, लेकिन खड़गे जी को समझना पड़ेगा कि भारत में कंडीशन बदल गया है। यहां तो 1000 सच भी झूठ लगने लगे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सच की हवा खराब कर दी है। दूसरी बात है जो खड़गे जी को समझनी होगी, प्रधानमंत्री ने एनडीए के उम्मीदवारों को पत्र लिखा कि वोटर को क्या क्या बताना है। इस पत्र की कई बातों को लेकर खड़गे जी ने लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया। अब उन्हें समझने की बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र ही पढ़ना होता, किताब ही पढ़नी होती, सही तथ्य ही जानना होता, तो वे इतना झूठ बोलते ही नहीं। उन्हें पता है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, फैक्ट चेकर हैं, खड़गे जी भी हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर भी हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं। खड़गे जी ने लिखा है कि आपने अपने पत्र में झूठ लिखा है कि कांग्रेस विरासत कर लाना चाहती है। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। अपने पत्र में आपने लिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीन लिया जाएगा और हमारे वोट बैंक को दे दिया जाएगा। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। आपने अपने पत्र में कहा है कि लोगों की मेहनत की कमाई छीन ली जाएगी। यहां मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को गुजरात में गरीब दलित किसानों से ठगे गए और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए गए 10 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दें। आपकी पार्टी ने चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, घूस दो, हफ्ता वसूली और फर्जी कंपनियों जैसे तरीकों से विभिन्न कंपनियों से अवैध और असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। 8,250 करोड़ में से आप कम से कम 10 करोड़ रुपए दलित परिवार को तो वापस कर ही सकते हैं। मोदी जी तो शायद इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार है। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते। ईमानदारी से आपको यह नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए। ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से यह नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया, और जो सेना में भर्ती हैं उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाए। ईमानदारी से यह बात नहीं कह सकते आपके सामने। खड़गे जी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं। मैनिफेस्टो को लेकर जब पीएम ने झूठ बोला तब पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा ताकि वे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में उन्हें समझा सकें। लिखा है कि वे किसी भी व्यक्ति को बहस करने के लिए तय कर दें, कांग्रेस उसके साथ अपने मैनिफेस्टो को लेकर बहस के लिए तैयार है। इस पत्र में खड़गे जी ने एक बात लिखी है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब लोग आपको केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो निश्चित दिख रही हार से बचने के लिए झूठ से भरे विभाजनकारी और सांप्रदायिक भाषण दे रहा था। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत होती है तो उनके साथ साथ उनके बोले गए झूठ की भी जीत होगी। अभी हम भाषा के स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, कई मौकों पर वह भी बेहद खराब होती है। जनता प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आती है और प्रधानमंत्री जिस अंदाज से उसे झूठी बातों को सच मानने के लिए कहते हैं, इस पर अलग से अध्ययन होना चाहिए। उनके झूठ को सच मान लेने से या प्रभावित होने वाली जनता पर क्या असर होता है, इस पर किसी को रिसर्च करना चाहिए। इतिहासकार एन एपलबॉम ने लिखा है कि कभी कभी झूठ बोलने का मकसद यह नहीं होता कि लोग एक झूठ में विश्वास करने लगे, बल्कि यह होता है कि लोग झूठ बोलने वाले से डरने लगें। असल हालात क्या है उस पर कब्जा जमाने के लिए ऐसा किया जाता है। और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है, और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त ने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो था कि झूठ बोलने पर तुरंत पकड़ लिया जाएगा, सारी मशीनरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री का झूठ सुनते सुनते उसकी मशीनरी का मोबिल भी सूख गया है। चुनाव आयोग का झूठ नहीं पकड़ना हैरान करता है, लेकिन यह भी सोचिए जरा पॉजिटिव तरीके से, चुनाव आयोग झूठ पकड़ने लग गया तो बाकी चुनाव का काम कौन करेगा? All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है। हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब
जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। दुनिया को पता है कि एनसीपी के जिन नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी वो अपनी पार्टी से अलग हुए, बीजेपी ने उनके साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि अजीत पवार के खिलाफ जो केस चल रहे थे उसे बंद कर दिया गया। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। कई हजार करोड़ के घोटाले के मामले में केस बंद हुए। ये सारे आरोप बीजेपी लगाती थी, लेकिन महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की एक सभा में प्रधानमंत्री किस ईमानदारी से बता रहे हैं कि वे दिन रात काम कर रहे हैं घोटाले रोकने के लिए। मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। कि 2018 से 2023 तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी को करीब 8,200 करोड़ रुपया मिला कंपनियों से, और 4 रास्ते अपनाए गए थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि कंपनियों से। दूसरा था ठेका लो रिश्वत दो। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडीआई सीबीआई इनकम टैक्स कंपनियों के पीछे छोड़ो और उनसे मुक्ति पाने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी, यानी कि शेल कंपनी। इन कुल मिलाकर बीजेपी को 2018 से 2023 तक 8,200 करोड़ रुपया मिला, और इसके बदले उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया अलग अलग कंपनियों को। ये सबसे बड़ा करप्शन है, ये सबसे बड़ा घोटाला है हमारे स्वतंत्र भारत में। सोचिए, जिस मंच से प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं उसी मंच पर उनसे पहले प्रफुल्ल पटेल भाषण देकर गए थे। उनके सामने जिनके खिलाफ उन्होंने घोटाले के आरोप लगाए, उनकी जांच एजेंसियों ने जांच की, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई जब प्रफुल्ल पटेल बीजेपी की तरफ आ गए सहयोगी बनकर। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं घोटाले रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो जनता को कुछ पता नहीं है, मीडिया ने उसे अंधेरे में रखा है, इसलिए प्रधानमंत्री टॉर्च जलाकर यह बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे शहर में रोशनी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की एक खूबी है कि वे अपना झूठ खुद ही फैलाते हैं। पहले यह काम आईटी सेल से होता था। लगता है कि बीजेपी के पास जो हजारों करोड़ का फंड आया है उसमें से आईटी सेल वालों को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मोदी जी अपना झूठ खुद लेकर चल रहे हैं। जैसे लक्स बनियान का स्लोगन है अपना लक पहनकर चलो, उसी तरह मोदी जी का स्लोगन लगता है अपना झूठ लेकर चलो। किसी प्रधानमंत्री को आपने कहते सुना है, वो भी चुनाव में, कि विदेश गए तो लोगों ने कैसे स्वागत किया? जिस रफ्तार से मोदी जी महाराष्ट्र की सभा में बोल रहे थे, मुझे तो लगता है कि अगले भाषण में वे यह भी गिनकर बताएंगे कि उन्हें अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में कितनी मालाएं पहनाई गईं, व्हाइट हाउस में नाश्ते में क्या क्या परोसा गया। बाकी प्रधानमंत्री को एक गिलास पानी पिलाकर जैसे भेज दिया गया, लेकिन इन्हें भरपेट भोजन कराया गया। अब क्या यह सब बातें होगी चुनावी रैलियों में? अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारोह किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए अमेरिका में इतना बड़ा आयोजन हुआ। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ इन्हीं बातों को लेकर कंपटीशन करेंगे? क्या अमेरिका ने जिस तरह से उनका स्वागत किया उस तरह से किसी और देश के किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं किया? यह बेहद अजीब बात है। अगली बार प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस का शामियाना नाप कर ले आएंगे और कहेंगे कि मेरे स्वागत का शामियाना मनमोहन सिंह के शामियाने से बड़ा था। नरेंद्र मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने अमेरिका के दौरे किए। क्या मोरारजी देसाई ने नेहरू से इस तरह तुलना की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के साथ इस तरह की तुलना की थी? अक्टूबर 1949 में जब नेहरू राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन के मेहमान बनकर गए, तब ट्रूमन खुद विमान तक उन्हें लेने आए और हवाई अड्डे पर नेहरू को 19 बंदूकों की सलामी दी गई। इसी तरह 1961 में राष्ट्रपति केनेडी नेहरू का स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे। नेहरू 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका गए थे। सितंबर 2019 में शशि थरूर ने इसी बारे में ट्वीट भी किया कि नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2 बार अमेरिका गए। उन्होंने भी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। ओबामा ने जब अपनी किताब लिखी तो उनकी काफी तारीफ की। लिखा कि भारत के आर्थिक बदलाव के मुख्य वास्तुकार और एक ऐसा टेक्नोक्रेट जिसने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की, पर्दे के पीछे रहकर काम किया और लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनकी भावनाओं को नहीं उकसाया, बल्कि जीवन यापन के स्तर बेहतर किए और भ्रष्ट न होने की प्रतिष्ठा भी बनाए रखी। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने मनमोहन सिंह की तारीफ में
काफी बातें लिखी हैं। लिखा है कि 70 साल सौम्य मृदुभाषी अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने करोड़ों भारतीयों को गरीबी से निकाला। मनमोहन सिंह ने कभी किसी रैली में नहीं कहा होगा कि वे अमेरिका गए तो कैसे बुलाया गया, कहां कहां बिठाया गया, हलवा खिलाया गया या चॉकलेट खिलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वे भाषण देने आते हैं तो बिना सुने लग जाता है कि भावनाओं को उकसाएंगे। ऐसा लगता है कि उनकी जीत का फॉर्मूला यही है कि झूठ बोलते रहो, लोगों को पाकिस्तान, मुसलमान, मुस्लिम लीग के नाम पर उकसाते रहो। इतना झूठ बोलो कि विपक्ष अपना सच पब्लिक तक पहुंचा ही ना सके। भारत में खराब बोलने वाले तो बहुत नेता हुए, मगर इतना झूठ बोलने वाले नेता एक ही हुए, जिनके ऊपर आपने आज का वीडियो देखा। बस प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी कहीं गीता पर हाथ रखकर कसम ना खा बैठें, फिर तो उनके झूठ पर वीडियो बनाना और मुश्किल हो जाएगा। तब मोदी जी का झूठ झूठ नहीं रहेगा, आस्था का प्रश्न बन जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।